नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 4, जो हमारी आरोह पाठ्यपुस्तिका भाग 2 से लिया गया है, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। और इस कविता को लिखा गया है रघुवीर सहाय जी द्वारा। रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो मीडिया है उसके बारे में बताया गया है कि वो अपने चैनल को, अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने के लिए वो संवेदनहीन हो जाते हैं, उनकी संवेदनाएं कहीं ना कहीं खो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वो इतने ज्यादा क्रूर हो जाते हैं एक व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से शारीरिक चुनौतियों को झेल रहा है। तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, साथ में भावार्थ भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो आज के सेशन में आप रेडी हो जाइए बिल्कुल भावार्थ को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए और साथ ही आप पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब भी आपका जो सेशन, जो आपका कविता होती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो कविता पार्ट्स में, यानी कि एक एक पद आपके दिए जाते हैं और उन पदों से आपको भावार्थ लिखने को भी आता है, प्रश्नोत्तर भी आपके आते हैं और साथ ही कवि तथा कविता का नाम भी लिखने को आता है। तो आज सेम ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक एक पद हम लेंगे और उनसे जुड़े हुए भावार्थ को हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे। साथ ही कुछ जो जरूरी प्रश्न जो उनसे बनते हैं उन प्रश्नों को भी हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे या एक बार यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप फिर उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं आगे। और बाकी पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपनी कविता पढ़ी थी कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज के लिए यहाँ पर लिखा गया है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। तो मीडिया के जो लोग हैं वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इन्हें बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। बता नहीं पाइएगा? सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे। क्या ऐसा लगता है? सोचिए, बताइए, कोशिश कीजिए, आप यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके साथ रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख, एक बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है कि आप उसकी अपंगता को उसकी पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को संग रुलाने वाले हैं। दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। कसर थी कि दोनों को संग में नहीं रुला पाए। धन्यवाद। तो इस तरह से कविता को हमने पढ़ा और बहुत अच्छे से इसका भावार्थ जाना कि क्या कुछ इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो अब हम यहाँ पर इस कविता के भावार्थ को और साथ ही यहाँ पर अभ्यास के दिए गए जो प्रश्न हैं उनको हम करने वाले हैं, अभ्यास के प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। साथ ही हम करेंगे एक एक जो हमारा यहाँ पर पहरा दिया गया है, एक एक जो पद दिया गया है उस पद का भावार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो शुरुआत से लेकर अंतिम तक हम इस पाठ से जुड़े हुए जो हमारे यहाँ पर पद हैं उन पदों के भावार्थ को हम
करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरह से बिल्कुल आप यहाँ पर लिखने वाले हैं, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले जीवन परिचय आप लिखेंगे रघुवीर सहाय जी का। सबसे पहले आप रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम्स में कवि और कविता का नाम, और साथ ही जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो आपको कवि के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। जीवन परिचय, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद रचनाएं, तो रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी रचनाएं जो यहाँ पर दी गई हैं, बिल्कुल आप इसी तरह से इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं वो आप लिखेंगे, और इनके जो काव्य संकलन है वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से इनका जो पूरी रचनाएं और जीवन परिचय है, साथ ही जो इनकी भाषा शैली जो इनकी दी गई है वो आप लिखेंगे। और साथ ही कविता का प्रतिपाद्य विषय, यानी कि कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो प्रतिपाद्य विषय है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता को यहाँ पर लोग भूल गए हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। और इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यम के चरित्रों को भी दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पर किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले उस व्यक्ति को उसकी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन आज ये विडंबना है, आज ये परेशानी है, आज की एक समस्या है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो वहां पर कारोबारी दबाव होता है। इसी कारण जो प्रस्तुत करता होता है उसका रवैया संवेदनशील नहीं हो पाता, यानी कि उस पर एक प्रेशर होता है कि आपको ये शो हिट करना है, आपको अपने चैनल को बाकी चैनल से टॉप का बनाना है। तो उस पर एक कारोबारी व्यवसायिक दबाव होता है, जिससे कि उसकी जो संवेदनशीलताएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, वो क्रूर हो जाता है। तो ये कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है वो समाज की के सामने प्रकट करती है और सभी उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम एक एक करके पदों के आधार पर इसका भावार्थ पढ़ेंगे और साथ ही इस पर हम प्रसंग सारी चीजें लिखेंगे, तो साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो चैट के माध्यम से आप अपने समस्याएं बता सकते हैं। तो ये काव्यांश यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह का आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। काव्यांश को पढ़कर ध्यान पूर्वक काव्यांश को पढ़कर सब प्रसंग व्याख्या कीजिए और ध्यान पूर्वक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आपका 10 नंबर का ये प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यही पैरा दिया, आपको अगला भी दे सकते हैं, उससे अगला भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कविता को काफी बार पढ़ चुके हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, कैमरा दिखाओ इन्हें बड़ा बड़ा, और आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, नहीं बता पाइएगा। तो इस तरह से समर्थ अर्थात हम सक्षम हैं, शक्तिवान अर्थात हम ताकतवर भी हैं, और हम लाएंगे दुर्बल यानी कि कमजोर व्यक्ति को बंद कमरे में अर्थात टीवी स्टूडियो में जो चारों तरफ से बंद रहता है, वहां पर केवल कैमरे होते हैं। अपाहिज अर्थात अपंग, विकलांग व्यक्ति। इस तरह से आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित। देखिए, इसीलिए मैं जब भी आपका चैप्टर शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपके चैप्टर्स का नाम, कवि का नाम और ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने प्रसंग लिखना है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें आपने याद नहीं करनी है। आपने लिखना है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित बंद कमरे में अपाहिज शीर्षक से ली गई है। कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं और इस कविता में मीडिया की संवेदनहीनता को चित्रित किया गया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी अपने व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस पद की व्याख्या करेंगे। तो कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ यानी कि सक्षम मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं और वे कहते हैं कि हम दूरदर्शन यानी कि नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं और वे बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में जो चारों तरफ से कमरा बंद होता है और वहां पर केवल कुछ लोग होते हैं, तो ऐसे स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या करेंगे? क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या ये अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये इतने बेतुके प्रश्न हैं। ये एक शारीरिक रूप से जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, शारीरिक रूप से जो थोड़ा सा परेशान व्यक्ति है, उसके लिए ये इतने बेतुके प्रश्न हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो चुप रहेगा। और इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ और फिर से उससे प्रश्न करेगा कि आपको क्या कष्ट है, आप इन दुखों को जल्दी जल्दी बताइए। अपाहिज जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसका मजाक बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विशेष बातें यानी कि आप इसको काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं। तो विशेष बातें जो है कि मीडिया की जो मानसिकता है उस पर करारा व्यंग है, काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज है, शब्द व्यंजना का प्रयोग है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी। देखिए, प्रश्न आता है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। प्रश्न है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, इससे हम से क्या तात्पर्य है? तो हम से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो हमारे समाज का ताकतवर मीडिया है। ठीक है, हमसे यहाँ पर तात्पर्य है हमारे समाज का ताकतवर मीडिया। हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा? हम देखिए यहाँ पर है कि जो अपाहिज से प्रश्न पूछने क्या प्रश्न पूछेंगे? तो हम अपाहिज से प्रश्न पूछेंगे कि आप विकलांग क्यों हैं, आपकी विकलांगता दुख देती होगी और आपकी विकलांगता कैसे है। इसी तरह से प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। क्योंकि देखिए, अपाहिज से पूछे गए जो प्रश्न हैं वो सब बेतुके हैं, निरर्थक हैं और ये अपाहिज के वजूद को हिलाकर रख देते हैं, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। इसके फलस्वरूप वो चुप हो जाता है और कोई भी वो उत्तर नहीं दे पाता और प्रश्न पूछने वाला उसकी इस चुप्पी को वो अपनी सफलता समझता है, अपनी सफलता का कारण समझता है और वो इस तरह से उसको किसी भी व्यक्ति की अपंगता की व्यथा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इस तरह से अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है, क्यों? तो प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि अपंग की तस्वीर को बड़ा करके दिखाओ ताकि आम जनता से उसको सहानुभूति मिले और कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। ठीक है, तो अगला यहाँ पर पद है सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कि कैसा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। थोड़ी कोशिश कीजिए, अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके साथ रो पड़ने का। तो यहाँ पर रोचक बनाना अर्थात दिलचस्प बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, वास्ते अर्थात के लिए, इंतजार, प्रतीक्षा,
सेम आपने प्रसंग लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी किसी तरह का चेंज प्रसंग में नहीं होगा। हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई है और इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं और कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता को चित्रित किया है। ठीक है, तो इस तरह से अब केवल व्याख्या आपने यहाँ पर चेंज करनी है। काव्यांश में मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, और जब वो उत्तर नहीं दे पाता है तो वो स्वयं उत्तर देने का प्रयास करते हैं, इशारे से बताते हैं कि क्या कुछ वो ऐसा महसूस करते हैं, फिर प्रेशर देते हैं कि सोचकर बताइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा मौका, अपने दुख को बांटने का ये सुनहरा मौका आपके पास नहीं होगा, अपनी पीड़ा को समाज के सामने रखने का ये सुनहरा मौका आप खो देंगे, क्योंकि मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा विचार तो है, हमारा लक्ष्य तो है अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना, इसीलिए हम उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जिससे वो रोने लगेगा, और वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसे रोने का इंतजार करते हैं और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। तो बिल्कुल विशेष हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया था जब हमने भावार्थ पढ़ा, आपको समझाया था कि शीर्ण होती मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया है, नाटकीय है और दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग है। बहुत ही ज्यादा बहुत ही प्यारी ये कविता है अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगी। प्रश्न दिए गए हैं, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता, देखिए उनकी व्यावसायिकता, जो कार्यक्रम संचालन की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया है। देखिए वो उसके अपाहिज के कष्ट को कम करने के बजाय वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, वो क्रूरता की तमाम हदें पार कर रहे हैं। संचालकों द्वारा अपाहिज के इसको संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? देखिए संचालक द्वारा अपाहिज को बताकर वह दर्द इस प्रकार बताए जैसा कि वो चाहते हैं। यहाँ दर्द किसी का है और उसके व्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है। किसी भी तरह से उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आपने इन्हें सॉल्व करना है। हम चलते हैं अपने अगले पद की तरफ को। अगले पद का भावार्थ हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं। देखिए आगे है, हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है कि उसकी अपंगता को ही उसकी पीड़ा मानेंगे। एक कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए कि हम दोनों को एक साथ रुलाना है। और आप कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा युक्त कार्यक्रम। तो देखिए यहाँ पर कसमसाहट यानी कि एक बेचैनी, अब यहाँ पर बेचैनी और यहाँ पर अपंगता अर्थात अपाहिजपन, धीरज धैर्य, पर्दे पर अर्थात टीवी पर, वक्त समय कसर कमी। तो बिल्कुल सेम प्रसंग आपने लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में यहाँ पर से ली गई है। रचयिता का नाम लिखेंगे और उसका मोटिव लिखेंगे कि क्या यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद व्याख्या, देखिए साथ के साथ जो जरूरी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि दूरदर्शन वाले अब अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। उसकी फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की उस तड़प को वो दिखाएंगे और दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये उसकी पीड़ा है, और कोशिश करेंगे कि दर्शक भी उसके साथ रो पड़े, क्योंकि वे साक्षात्कार लेने वाले अब धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं दर्शकों को। तभी वो निर्देश देते हैं अचानक कि कैमरा बंद करो, क्योंकि ये अपाहिज जो है ये अपने दर्द को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया है, ये अपने दर्द को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया है, और इसीलिए अब यहाँ पर दूरदर्शन के जो सभी लोग हैं, कार्यक्रम बंद हो जाता है, दूरदर्शन के सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं,
और ये घोषणा करते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम, और इसमें कहते हैं कि थोड़ी सी कमी रह गई कि हम दोनों को साथ में नहीं रुला पाए। हम दोनों को साथ में रुलाने का ये जो प्रयास कर रहे थे वो हमारा सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर का भावार्थ हमारा क्लियर हो चुका है। विशेष भी हमने यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दिया था। अब हम आते हैं पाठ से जुड़े हुए जो यहाँ पर प्रश्न हैं उनको करेंगे। देखिए, आपने देखा कि बहुत अच्छे से भावार्थ हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमारा भावार्थ क्लियर हो चुका है। तो इसमें हम कविता में जो कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। तो देखिए, कुछ पंक्तियां जो कि कोष्टक में रखी गई हैं वो इस प्रकार से हैं, कैमरा दिखाओ इसको बड़ा बड़ा, क्योंकि ये जो ये कोष्टक में जो रखी गई हैं ये इसलिए रखी गई हैं, ये कविता के मुख्य भाव को व्यक्त करती हैं और इसमें लिखी गई पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को ये संबोधित करती हैं। ये एक तरह से संचालन करने के लिए है, यानी कि चलाने के लिए है। तो इस तरह से कैमरे पर वक्त की कीमत है, ये तो कैमरामैन के लिए है, ठीक है, जो निर्देश है। उसके बाद दर्शकों के लिए क्या निर्देश है कि हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब अपंग व्यक्ति से जो कहे जा रहे हैं वो है, वह अवसर खो दोगे बस थोड़ी कसर रह गई। ठीक है, तो ये सारे मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक है, जितनी भी पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न कि क्रूरता, ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, अर्थात जो संचालक हैं, जो कार्यक्रम वाले हैं, वो देखिए ऊपर से, कार्य के ऊपर से, यानी कि वो तो लोगों के लिए, तो वो उसकी जो अपाहिजपन है, उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके दुख को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और उसको मतलब एक तरह से वो इसको इस मन से वो लेकर आते हैं कि उसके दुख को वो सबके सामने रखेंगे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही है, क्योंकि वो उनके अपाहिजपन की, उसके अपाहिज की उस अपंगता को बेचना चाहते हैं। वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम, उनका चैनल जनता में लोकप्रिय हो सके। उनका विकलांग व्यक्ति की या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पर कविता बताना चाहती है कि जो नेशनल टेलीविजन है पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं और इस दिखावटीपन में वो अपनेपन की भावना क्रूरता की एक सीमा तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर, हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति में कवि ने क्या व्यंग किया है। देखिए, आप साथ के साथ प्रश्नों के उत्तर नोट डाउन करते रहेंगे, इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। देखिए, और दूसरा प्रश्न सेम उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, अभी अभी हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि समर्थ और शक्तिवान, ठीक है, समर्थ अर्थात जो सक्षम है, शक्तिवान अर्थात जो ताकतवर है। तो यहाँ पर हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से कवि मीडिया की जो ताकत और कार्यक्रम संचालक की मानसिकता का वर्णन करते हैं, उनकी मानसिकता का पता यहाँ पर चलता है। मीडिया के जो कर्मी हैं या मीडिया के जो संचालक हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण, क्योंकि जो मीडिया है, हमने कहा रातों रात मीडिया के कारण ही कई लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं,
इस संचार माध्यम के कारण जो मीडिया है वो संचार का बहुत ही बड़ा माध्यम है। तो कई लोग जो होते हैं वो रातों रात स्टार बन जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से लोगों के बीच फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली इसको माना गया है मीडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्वयं कहते हैं, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत, कार्यक्रम संचालक की मानसिकता का वर्णन किया जाता है। पता चलता है कि वो अपने प्रचार प्रसार की ताकत का किसी का भी मजाक बना सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं और किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं। तो इसीलिए चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की भी करुणा को बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण प्रस्तुत संचालकों की मर्जी से होता है। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति, हम एक दुर्बल को लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाले व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग और कमजोर व्यक्ति तो रोने ही लगता है, और यह सब उसको कार्यक्रम संचालक की इच्छा के अनुसार करना होता है। तो इस तरह से प्रश्न 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न 4 को हम पढ़ेंगे। देखिए साथ के साथ नोट डाउन करेंगे बच्चा। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 4 है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों साथ में रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। देखिए जो कार्यक्रम संचालक होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है। कार्यक्रम संचालक जो होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बना सके और धन तथा प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। और इस उपलब्धि के लिए उसको चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, वह अपनाता है। और इसी आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति, दर्शक दोनों अगर साथ में रोने लगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का जो संचालक का जो उद्देश्य है, समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है और इसी से उसको यश धन मिलता है। ठीक है, तो नंबर 4 हमारा प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप साथ के साथ इन्हें नोट डाउन करें, प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारें साथ के साथ। चैप्टर थोड़ा सा कठिन है और इस तरह का है कि आपको सही उत्तर देना है। और आप देख सकते हैं कि लगभग सारे जो उत्तर हैं, सभी जो उत्तर हैं वो सेम आ रहे हैं, सारे उत्तर आपको सेम आ रहे हैं। तो अगर आपने भावार्थ को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ज्यादा आसानी से दे सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखिए जब मैं प्रश्न 5 पढ़ रही हूं तो आप फटाफट प्रश्न 4 को नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नहीं उतारेंगे, केवल आंसर लिखेंगे। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार पर अपना नजरिया किस रूप में रखा है। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से, किस पंक्ति के माध्यम से, कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार पर यहाँ पर व्यावसायिक जो नजरिया है वो प्रस्तुत किया है कि पर्दे पर जो कुछ भी कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है कि ये कार्यक्रम इतनी देर चलेगा तो इसका इतना पैसा होगा। तो दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित, जनता की पीड़ा, जनता की जो एक भावनाएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय करना चाहते हैं। वो अपंग की पीड़ा को कम करने के बजाय अधिक करके दिखाते हैं ताकि करुणा को नगदी में, कैश में बदला जा सके। तो इस तरह से हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है, आपकी जो किताब है हिंदी की आरोह, उसमें कविता के आसपास से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं।
आप देख सकते हैं कविता के आसपास से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा ये प्रश्न इस तरह के हैं कि आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने भावार्थ भी लिख चुके हैं, पाठ के प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आप एक बार सारे प्रश्न पढ़कर समझ लीजिए, उसके बाद आप आंसर इनका खुद से लिखेंगे, क्योंकि ये पाठ से जुड़े हुए पाठ के आसपास के ये प्रश्न हैं। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो आप किन किन शब्दों में करवाएंगे? तो देखिए, ये आपके लिए कहा गया है कि अगर आप किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, अगर आपको किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे? तो देखिए, अब आपने यहाँ पर चीजें पढ़ ली है, काफी कुछ आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किसी व्यक्ति का हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी व्यक्ति को उसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति का परिचय दूसरे व्यक्ति से कैसे कराएंगे। तो हमेशा कभी भी आप उसकी कमजोरी व्यक्त नहीं करेंगे, आप उसकी कमजोरी व्यक्त नहीं करेंगे, बल्कि आप बताएंगे कि इस तरह चुनौती का सामना करते हुए भी इस व्यक्ति ने किस तरह से हिम्मत दिखाई और ये किस तरह से पहले की भांति अपने हर काम को करता है और किसी भी काम में पीछे नहीं है। तो बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा और अपने विचार संक्षेप में लिखिए। अगर आप इस तरह का कोई कार्यक्रम टीवी में देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप अपने विचार यहाँ पर लिखेंगे। अगला है कि यदि आपको आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर अपने एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन के निर्देशक को भेजेंगे। बहुत ही सही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे, क्या क्या आप कहना चाहेंगे, वो आप इस पत्र में लिख सकते हैं। देखिए, इससे क्या होगा कि ये आप अगर पत्र यहाँ पर लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आगे के लिए भी आ जाएंगी। आपको पत्र लिखने में भी अगर इस तरह का कोई पत्र आता है तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं, पाठ का भावार्थ भी हमने यहाँ पर कर लिया है, और पाठ आपको बहुत अच्छी सीख देता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आप इस सीख पर ध्यान दें और आगे इस तरह का कोई भी मजाक अगर किसी का बनाता है या आप स्वयं से भी इस तरह के कोई काम आगे से नहीं करेंगे और दूसरों को भी रोकेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।